नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन में, जिसमें हम मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन कर रहे हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। इसमें हम मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे, एसएससी या स्टेट के कोई भी एग्जाम। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी को टारगेट करके चल रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल या रेलवे एग्जाम या एमपी के एसआई के एग्जाम या अन्य एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, तो उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इसमें क्या होता है कि कुछ कार्य दिए जाते हैं, उस कार्य को करना होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और उसमें दो व्यक्ति दिए होते हैं, उनमें से कोई एक करेगा या दो करेंगे, इस तरीके से हमको वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें कह रहा है ए और बी एक काम को 14 दिन में करेंगे, यानी दो व्यक्ति हैं जिसका एक नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। अगर वो दोनों मिलकर के काम को कर रहे हैं तो 14 दिन में कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ये जो है 14 दिन में काम को करेंगे। अब ये ए और बी 14 दिन में कर रहे हैं, यदि ए अकेले उस काम को 42 दिन में कर लेता है, यानी ए की इतनी क्षमता है कि वो टोटल कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बी की वैल्यू निकालनी है कि बी कितने दिन में उस काम को कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिएगा, ये इसमें क्या होता है, जो दिन दिए होते हैं उन दिनों का हम एलसीएम लेते हैं या ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जिससे दोनों संख्याएं आसानी से कट जाएं। तो देखिएगा 14 और 42, 14 और 42 का अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पे 42 ही ले लेंगे, या वह नंबर ऐसा होगा जो दोनों से आसानी से कट जाएगा। 42 से एक बार में कट जाएगा, 14 से 3 बार में कटेगा। तो 14 तिया 42 होता है और 42 एकम 42 होता है। ये यहाँ पे हमारे पास अब तीन चीजें, यहाँ से दो चीजें हमको यहाँ से मिल चुकी हैं। सबसे पहले इसको हम कुल कार मानेंगे, कुल कार, यानी 42 कार करना है, ठीक है। और ये हमको मिल गई क्षमता, एक प्लस बी की क्षमता 3 है, ए की अकेले करने की क्षमता 1 है। अगर हम यहाँ पे ये कहें कि ए प्लस बी जो है ये एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं। ए और बी अगर मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में 3 करने की क्षमता उनकी है। तो एक दिन में वो दोनों 3 कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हमको यहाँ से ए की कार्य करने की क्षमता 1 मिली है। तो यहाँ पे अगर ए एक कार्य कर रहा है तो यहाँ पे बी की क्षमता अगर हमको निकालनी है तो यहाँ पे टोटल कार्य 3 है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1, तो बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2। बी की क्षमता यहाँ पे 2 मिली, बी की जो क्षमता है ये 2 है। बी अगर कार्य करेगा ना तो वो उसकी क्षमता 2 है। अब नेक्स्ट हमको करना क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि उसी काम का 1/3 बी कितने दिन में करेगा। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि बी अकेले उसी काम का 1/3 काम, मतलब जो जितनी उसकी क्षमता है वो उतने हिसाब से करेगा। लेकिन कुल कार्य अगर हमको यहाँ पे 42 मिला है, 42 कार्य मिला है, तो 1/3 इंटू 1/3 हमको करना है, तो 1/3 करना है और फिर इसमें हम इंटू कर देंगे 2 से, क्योंकि ओवरऑल हमको बटे में लेना है 2। तो यहाँ पे हम काटेंगे तो 2 एक 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 2 सत्ते 14, मतलब अगर बी काम करेगा 1/3 का तो 7 दिन में कर सकता है। हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि देखिएगा सबसे फर्स्ट ऑफ हमने यहाँ से टोटल कार्य निकाला, कार्य के बाद हमको क्षमता भी मिल गई, क्षमता से हमने वहां पे इनकी एफिशिएंसी से वैल्यू निकाला। अब टोटल कार्य 42 अगर हमको मिला है, 42 कार्य का 1/3 हमको करना है, तो 1/3 अगर कर दें तो 3 एकम 3 चौको 12, 14 कार्य करेगा, 1/3 14 आ रहा है। 14 कार्य को अगर 2 की क्षमता वाले व्यक्ति से करवाएंगे तो 7 दिन में वो कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 9900 को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच विभाजित करना है, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं जिसमें एक 9000 कुल राशि अगर बात करें, कुल राशि की अगर हम बात करें तो वो है 9900। 9900 जो है वो कुल राशि है। ए, बी और सी के बीच विभाजित करना है और यहाँ पे ए
अनुपाते सी की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू दिया है 4:18। तो ये हमारे पास ए और सी का अनुपात दिया है, लेकिन कह रहा है बी का हिस्सा सी ए और सी के कुल हिस्सा का जो है 50% है, तो बी का हिस्सा कितना होगा ये हमें ज्ञात करना। हम बी का हिस्सा जो होगा वो अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी ए प्लस सी इक्वल टू जो बी का हिस्सा आएगा ये इनका 50% होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ये देखिएगा ए प्लस सी अगर करें तो यहाँ पे होगा 18 प्लस 4 8 4 22। तो ए प्लस जो सी है ये यहाँ पे हमको 22 मिला। 22 मिला जो क्षमता से हमने ये निकाल लिया क्या इनकी जो अनुपात से हमने एक वैल्यू निकाला फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे करना क्या है देखिएगा ए प्लस सी इक्वल टू है 22। तो बी की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम 50% करेंगे यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 11। 11 क्या आया बी का रेशो आया, बी का वैल्यू जो आया 11 आया। अब हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 प्लस 22। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 33। ए प्लस बी प्लस सी जो आया ये 33 आए। कैसे आया ए प्लस सी का अनुपात हमको 4:18 दिया गया है। ए और अगर हम ए और सी को जोड़ेंगे अनुपातों को जोड़ेंगे तो 22 आया। ए प्लस सी की वैल्यू आ गई 22। यहाँ पे प्रश्न में ही कह रहा है कि बी का जो हिस्सा है ए और सी का 50% है। तो अगर हम 22 का 22 का 50% निकालेंगे तो हम 11 पाएंगे। 50 दूना 100 2 से काटेंगे तो 11 आया जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब हमारे पास बी का रेशो आया 11 क्योंकि अब रेशो को हम प्लस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 22। ए प्लस सी का 22 है और बी का वैल्यू आया 11। तीनों को जोड़ दिए तो हमारा आया 33। अब हमारे पास यहाँ पे कुल वैल्यू दिया गया है 9,900। तो कुल वैल्यू जो है तो कुल राशि इक्वल टू हम करेंगे 9,900 बटा में ये करेंगे 33। 33 इसलिए कर रहे हैं 9,900 जो है ये तीन लोगों का सॉरी 9,900 जो है 33 की वैल्यू दिया गया तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम करेंगे 33 तिया यानी 300। एक की वैल्यू जो आई 1 रुपए या एक की राशि एक की वैल्यू जो आया यहाँ पे हमारा पास 3,000 है। तो बी का हिस्सा कितना कह रहा है तो बी का मान अभी हमने फाइंड आउट किया था 11। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3,000 गुना 11 करेंगे 0 0 3 0 0 3। यहाँ पे आया 3,300। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3,300 मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कह रहा है ए अनुपाते बी जो है हमारे पास कुछ वैल्यू दिया गया है कि ए अनुपाते बी इक्वल टू दिया गया है या तो हम इसको लिख सकते हैं ए बटा बी इक्वल टू 15/22। ये हमारे पास ए बटा बी का है और बी बटा वाई का मान हमारे पास दिया गया है 12/13। ये रेशो में दिया गया हमने इसको डिवाइड में लिख लिया। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है ए अनुपाते बी अनुपाते वाई का मान। इसको हमको मान ज्ञात करना। हम इसको कैसे लिखेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ए रेशो बी फिर अब हमारे पास क्या है बी रेशो वाई ये हमारे पास वैल्यू दिया गया है। अब अनुपात को जब हम सॉल्व करते हैं तो बगल वाली संख्या ट्रांसफर होती है इधर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे v लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे b। ये हम इस तरीके से करेंगे। a का मान हमारे पास पहले सबसे ऊपर के लिए है 15 अनुपात b का मान है 22 और फिर हम आगे लिखेंगे 22। अब हमारे पास एक b के लिए नीचे वाली b के लिए 12 है और ऊपर वाले के लिए यहाँ पे भी 12 लिखेंगे और y का मान हम लिखेंगे 13। ये हमने वैल्यू लिख लिया। अब हम करेंगे इन सभी का इंटू कर देंगे तो इसको जब करेंगे तो 15 दूना 30 12 पंचे 60 यानी 6 आया 12 एकम 12 6 18 180 हमारे पास इसका वैल्यू 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 आएगा। 22 और 12 दूना 24 4 हासिल का आया 2 12 दूना 24 2 26 264 यहाँ पे हमको ये मिला। 13 दूना 26
2 आया, 13 दूना 26, 1 27, 1 28, 286 यहाँ पे मिला। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको छोटे से काट लेंगे। अगर आंसर में वो वैल्यू दिया होता, ये इतना दिया होता तो यही राइट आंसर है। चूंकि ये 2 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 90 आया। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 132 आया। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 90, 132, 43 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न को सरल कीजिए। ये एक वैल्यू दिया गया है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। कह रहा है x ब्रैकेट में है 5x माइनस 5 क्लोज ब्रैकेट है। हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे फर्स्ट रूल है कि इसका इंटू इसमें होगा। तो ये जो दिया गया है x 5x प्लस का माइनस का सॉरी 5 प्लस का 7 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 15, ये हमारे पास वैल्यू दिया गया है। हम आगे क्या करेंगे कि ये 5x स्क्वायर, ये x इसमें इंटू होगा तो 5x होगा और ये 5x होगा, प्लस का 7x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14 प्लस का 15 हमारे पास एज इट इज। जो हम इसको सिंप्लीफाई किए तो ये है। अब हमारे पास देखिएगा ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये इस तरफ एक तरफ करेंगे 5x प्लस 7x स्क्वायर, ये एक तरफ हो गया, माइनस 5x और ये माइनस 14 प्लस का 15, ये यहाँ पे आ गया। तो 7 5 12, यहाँ पे 12x स्क्वायर आया और ये माइनस 5x आया और माइनस ये चूंकि माइनस का है और ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, ये आएगा। तो हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1 जिसमें होगा वो सही होगा। तो 12x माइनस 5x प्लस का 1 ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। जितने भी प्रश्न अभी आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चन है, मतलब दिसंबर में जो सीबीटी 2 हुआ है उसमें आए हुए ये प्रश्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, यहाँ पे भी ये टाइम वर्क इन वर्क का आ गया, ए प्लस बी, दो व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, और बी अकेले उसको 15 दिन में करेगा, बी जो है उसको 15 दिन में करेगा, ठीक है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये हमको ज्ञात करना। सेम वही ऑप्शन हम लगाएंगे, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 30 वह वैल्यू ले रहे हैं जो दोनों संख्याओं से आसानी से कट जाएगी। दोनों से आसानी से कटने का एक ही ऑप्शन, या तो छोटी वैल्यू लीजिए। छोटा वैल्यू लेने का मतलब ये होता है कि आपको सॉल्व करने में ना बहुत आसानी होगी, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 30 दिया, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, ये होता है। ए प्लस बी अगर मिलकर कार्य को करेंगे तो 3 की क्षमता से काम करेंगे। अगर बी की क्षमता 2 हमको प्राप्त हो चुकी है, तो अगर उनका सभी का वैल्यू 3 होगा तो यहाँ पे हमको ए का मान 1 होगा, तब ना जाके ये 3 होगा। तो यानी ए का क्षमता जो आया वो 1 आया। 1 की क्षमता से 30 कार्य को कराएंगे तो 30 दिन लगेंगे। यानी एक व्यक्ति अगर एक दिन में एक कार्य कर रहा है तो 30 कार्य करवाना है तो 30 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है अतुल की मासिक आय 16,000 है, वह किराए पर 5,500 रुपए और बिलों पर 2,500 रुपए खर्च करता है और शेष राशि हर महीने बचाता है, ठीक है। यानी टोटल इनकम कितना हुआ, कुल आय, कुल आय जो है मासिक मंथली वो है 16,000। कुल मासिक मासिक कुल आय हमने लिख दिया। वह किराए पर रेंट पे करता है, रेंट जो पे करता है वो है 5,500 रुपए। 5,500 रुपए रेंट के लिए देता है और बिल जो होता है उसके लिए ये 2,500 रुपए का मंथली पेमेंट है। ये जो है मंथली है, पर मंथ है, और ये भी सैलरी पर मंथ है। हमने ये प्रश्न के अनुसार चल रहा है और शेष राशि हर महीने बचाता है। जितना भी वो खर्च करता है, जितनी सैलरी आने के बाद उतना, जैसे 16,000 कमाया, 5,500 और 2,500 खर्च करने के बाद वो शेष बची हुई राशि को बचाता है। शेष राशि हर महीने बचाता है। एक महीने में वो अपने जन्मदिन के जश्न पर पूरी मासिक बचत खर्च कर देता है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ अगर हम बात करें, एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में
इसी महीने उसका जन्म आया, मान लेते हैं जनवरी से जनवरी से नवंबर तक, यानी 11वें महीने तक, 1 से 11 माह तक, मंथ तक इसने अर्निंग की, और 12वें मंथ यानी दिसंबर में उसका जन्मदिन आया। जन्मदिन आया तो हम क्या करेंगे कि 16,000 गुना 11 करेंगे। ठीक, यहाँ पे जब हम 11 करेंगे और 5500, क्योंकि 5 महीने 11 महीने का रेंट भी पे किया तो ये इक्वल करेंगे, और 2500 गुना हम 11 करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा कि 16,000 इंटू हम अगर 11 करते हैं तो 1,76,000 आएगा। 1,76,000 जो है ये इसकी 11 महीने की कमाई हो गई। 11 महीने में उसने इतना कमाया। 60,500 जो आया ये आया रेंट पे का, और 2500 रुपए जो बिजली का बिल आया पर मंथ का, ये हो गया 27,500। अब यहां से हमको क्या मिला कि कुल 11 महीने की कमाई 1,76,000 थी, 60,500 उसने रेंट पे किया, 27,500 इसने बिजली का बिल पे किया। इसको हम ऐड ऑन करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। 5 दूना 10, हासिल का 1, 7 एक 8, 6 2 8, 88,000 रुपए उसने अपनी कुल आय का खर्च किया। कुल आय का खर्च जो है ये 88,000 है। अब चूंकि 1,76,000 उसकी कुल मासिक आय, सॉरी 11 महीने की तनख्वाह है, और 88,000 अगर हम खर्च कर देंगे, इसको अंतर ले लेंगे तो 0 0 0, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बच गया 16, तो मतलब 88,000 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 88,000 उसने अपने जन्म दिवस के अवसर पे खर्च किया, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक बेलन में डाला जाता है। यदि गोले को पानी में पूरी तरह डुबो दिया जाए तो बेलन में पानी का स्तर, खाली स्थान बढ़ जाता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आर हमारे पास दिया है गोले के लिए, गोले के लिए गोले के लिए अगर हम बात करें, आर जो होगा गोले के लिए, आर की वैल्यू जो हमारे पास दिया है, आर ये है 3 सेंटीमीटर है, और हमारे पास है बेलन के लिए जो आधार त्रिज्या है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे हम वैल्यू रखेंगे गोले के आयतन के लिए, ठीक है। और अब हम बेलन के लिए बात करें, बेलन हेतु त्रिज्या, जिसको हम आर से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से हम यहाँ पे मान लेते हैं, और 12 सेंटीमीटर ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेलन बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये है। पाई से पाई हम काट देंगे, 4/3 इंटू आर के पास, आर की वैल्यू 3 दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पे जो आर का 3 बार इंटू करेंगे तो आर को हम 3 बार लिख लेते हैं, इक्वल टू आर का मान है 12, तो यहाँ पे 2 बार, तो 12 गुणा 12 और इक्वल टू एच होगा। अब देखिए हम एक 3 से एक 3 काट दिए, यहाँ पे बच गया हमारे पास 4 गुना 3 इस तरफ बच गया, और 12 इंटू एच इस तरफ बच गया, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे कि इस आर को इधर ही छोड़ेंगे, एच को इधर ही छोड़ेंगे, तो एच इक्वल टू हो जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12, 4 3 3 3 3
चको इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1/4। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें जब सबसे मस्ट है ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों अगर आपको बन रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के लिए बाद उसकी मिश्र धन है वो 3120 हो जाती है। एक वर्ष में समान ब्याज दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा ये ज्ञात करना है। देखिएगा, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में है 20% पर एनम, हर साल 20% लग रहा है। और टाइम जो है, टाइम की बात कर रहे हैं, ये है 3 इयर्स, 3 वर्ष का है। और मिश्र धन को हम ए से प्रेजेंट करते हैं तो वो है 3120। मिश्र धन जो होता है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से मिलकर बनता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो हमारा मूलधन है और उसमें लगने वाला ब्याज जोड़कर बनता है मिश्र धन। अगर हम बात करें यहाँ पे फिर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ये 3 साल का मिश्र धन है, 3 साल में इतनी वैल्यू बनी है तो 20% इक्वल टू 3 करेंगे तो ROI जो बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 60%। 3 वर्ष का, 3 साल का जो ब्याज बना वो 60% है। 3 साल का ब्याज 60% जब हमको यहाँ से प्राप्त हुआ तो हम इसको क्या करेंगे कि 3100 जो 20 है ये अपने आप में 160% है, क्योंकि 60% ब्याज है और ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है तो ये हमारा 160 है। अब हमको वैल्यू क्या निकालना है कि केवल और साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज 1 साल का 20% है तो हम इंटू कर देंगे 20 से। 20 से अगर हम काटें तो 0 से 0 कट गया, मतलब 8 बचा। अब हम 8 से इसको जब काटेंगे 3120 बटा 8, 8 त्रिक 24, 24 यहाँ पे गया तो 6 बचा। तो हम जब इसको पूरा काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 390। 390 390 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 390 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3। 390 इस प्रश्न का सही उत्तर है। बस इतना हमको सिंप्लीफाई करना था। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है कि 7 संख्याओं का औसत 57 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा ये ज्ञात करना। 7 संख्याओं का औसत दिया गया है जो कि है 57। औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल योग बटे संख्या। ठीक, अब हमारे पास दिया क्या है, औसत है 57, कुल योग है x और संख्याएं हैं 7। अब हम इसको इंटू करते हैं। अगर हम x इंटू 57 इक्वल टू 7 कर दें तो 7 7 49, 9 बचा 4, 7 पना 35, 36 37 38 39, 399 हमारे पास आया 7 संख्याओं का सम। मतलब अगर हम 7 बार x को जोड़ रहे हैं, मतलब 7 संख्याओं को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास जो मिल रहा है वो 399 है। 399 आया 7 संख्याओं का योग। अब हमारे पास कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा। 7 संख्याएं हैं और 6 की वृद्धि करना है तो 6, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि, तो 7 संख्याएं हैं, 6 की वृद्धि करेंगे तो 7 6 42 होगा। 42 बढ़ेगा ओवरऑल इसमें जो हमारा अभी का है। तो 399 में प्लस करेंगे 42 तो यहाँ पे आएगा 9 1 10 11, एक आया, बचा 1 5, मतलब 10 4 14 4 हासिल का आया 1, 341 हमारे पास ये आया। अब हम करेंगे 341 हमारे पास कुल योग मचला। औसत हमको ज्ञात करना है, औसत हमको ज्ञात करना है। संख्याएं हैं 7, 7 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 चौक 28 और 4 यहाँ पे आया 4, ये 4 होगा 441। तो हम इस यहाँ पे लिखेंगे औसत बराबर
441/7, 7 छंग 42, तो यहाँ पे बचा है 2 और 1, 7 त्रिक 21, 63 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप में 8 मिनट प्रति मिनट प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड सॉरी की दर से जल प्रवाहित होता है। 12 एम 9 एम और 4.1 एम विमानों वाली खाली आयताकार टंकी को भरने में पाइप को कितना मिनट लगेगा, ये सॉरी मिनट में वैल्यू दिया गया। तो यहाँ पे आयताकार टैंक का आयतन होता है, आयताकार टैंक का आयतन, आयतन को हम 20 भी से प्रेजेंट करते हैं। इसमें एल एम लंबाई गुणे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है, एल एम एच जो होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी हम यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हम इसको फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी होती है। हम इसको 12 को मान लेते हैं लंबाई है, 9 को चौड़ाई मान लेते हैं और 4.41 को हम मान लेते हैं ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, 12 गुणा 9 गुणा 4.41 करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 9 दूना 18, हासिल का आया 1, 9 1 कम 9 1 10, 108 मीटर स्क्वायर हुआ। और 4.41 जो हुआ, ये अब हम इसको इंटू करेंगे। तो 8 एकम 8, यहाँ पे हम करेंगे 8 एकम 8 0 1, फिर 8 चौक 32 की 2 रिमेनिंग 3 आया, तो यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि 0 से 4 करेगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये सेम इक्वल वहीं पे आएगा, 4 यहाँ पे 4 आया। अब फिर सेम वही चीज आएगा यहाँ पे भी, मतलब इक्वल टू कर ले इसको, 108 2 3 4, फिर 2 3 4। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 2 3 2 5 1 6 4 3 7 और 4, अब दशमलव है 2 अंकों के बाद, तो 476.28 यहाँ पे हमको आया, 476.28 एम क्यूब हमारे पास ये आया आयतन। आयतन जो टैंकर का आयतन है, टैंक का सॉरी आयतन हमारे पास आया 476.28 मीटर क्यूब। अब हम पाइप का व्यास, व्यास हमारे पास दिया गया है, पाइप का व्यास, व्यास जो दिया गया है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास जो त्रिज्या होती है वो व्यास का दुगना होती है। ठीक है, तो त्रिज्या जो होती है व्यास का दुगना होती है। तो हम यहाँ पे R इक्वल टू डी का मान है हमारे पास 21, और 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, मतलब 2 दाम 10, 2 पंचे 10। R हमारे पास यहाँ है 10.5, 10.5 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे त्रिज्या आई। त्रिज्या का मान आया 10.5। अब हम त्रिज्या जो है ये सेंटीमीटर में है, तो R जो होगा इसको हम करेंगे 10.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा 0.105 मीटर। R जो आया ये 0.10 0.105 मीटर, ये हमारे पास वैल्यू आया। अब हम करेंगे पाइप का क्षेत्रफल, पाइप का जो क्षेत्रफल होगा, पाइप का क्षेत्रफल, पाइप का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 और आर का मान है यहाँ पे हमको मिला है 0.105 इंटू 0.105। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे जब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, इंटू करेंगे, क्योंकि इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0
1 डबल अगर हम इस सभी को सॉल्व करेंगे तो 0.03465 हमारे पास आएगा। 0.0346 ये पाइप का क्षेत्रफल है, ठीक। अगर हम इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हम करेंगे इसको यहाँ पे ए क्षेत्रफल को हम ए से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे, पानी की गति जो दिया गया है ये मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, मिनट प्रति सेकंड, सॉरी मिनट प्रति सेकंड। तो पानी का जो वैल्यू दिया गया है ये 8.8 मिनट प्रति सेकंड की स्पीड से प्रवाहित हो रहा है। तो हम इसको करेंगे क्या कि तो हम इसमें करेंगे, इसमें इंटू कर देंगे 8 का। जब हम इसमें इंटू कर देंगे 8 का तो हमारे पास आएगा 0.2772 0.2772 ये वैल्यू आया। ये हमारे पास आया मीटर एम ये आ गया। अब हम इसमें इसको डिवाइड कर देंगे और जब हम इसको 476.28 को जब डिवाइड करेंगे 0.2772 इंटू इससे इंटू करेंगे और 60 का इंटू करेंगे क्योंकि हमको मिनट में वैल्यू कन्वर्ट करनी है। तो मीटर प्रति सेकंड में दिया गया, मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 228.63 आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आगामी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आई है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।